नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे तो हिंदुस्तान के नहीं होते, हिंदुस्तान में रहते भी नहीं, लेकिन उनकी बात में इतनी साफ़गोई होती है, इतनी सच्चाई होती है, हिंदुस्तान का इतना ख़याल होता है कि हर आदमी उनको सुनता है, जानता है, पहचानता है। ऐसे ही चुनिंदा लोगों में एक नाम है आरिफ अजाकिया साहब का। वो पाकिस्तान के कराची शहर में एक छोटा सा इलाका है जिसके मेयर रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, दुनिया के तमाम हिस्सों में घूमते रहते हैं और हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के हक़ की बात कहते हैं। और पाकिस्तान में चूँकि वहाँ रहे, वहीं जिया है, एक बड़ा अरसा वहाँ गुजारा है, इसलिए वहाँ के रग रग से वाकिफ़ हैं। तो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की बात आरिफ अजाकिया साहब के साथ। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बुलाने का। थैंक यू वेरी मच सर। पाकिस्तान आज की तारीख में ऐसा मुल्क है, माली तौर पर खस्ता हाल है। वहाँ कभी कोई हुकूमत 5 साल पूरा नहीं कर पाती है। जो फ़ौज है उसका कब्ज़ा रहता है। आम आदमी की हालत हमेशा गुर्बत की रहती है, वो उससे बाहर बमुश्किल निकल पाता है। पाकिस्तान ऐसा क्यों है? देखें, पाकिस्तान एक ज़माने में इंडिया था, ठीक है, इंडिया का हिस्सा था। इंडिया की मोस्ट फर्टाइल लैंड पाकिस्तान के हिस्से में आई, लेकिन ए वेरी बैडली मैनेज पाकिस्तान। शुरू से आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया, मार्शल लॉज आते रहे, मार्शल लॉज ख़त्म हुए तो इनडायरेक्ट रूल आना शुरू हो गया कि इनडायरेक्ट से मतलब ये होता था कि अपने पपेट्स को लेके आते थे। इलेक्शन होता नहीं था, सिलेक्शन होता था, उनको लाते थे, सर्टेन कंडीशंस रखते थे। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर एक बनता था, जैसे नवाज शरीफ बनता था, फिर इमरान खान बनता था, उनके अंदर एक वो हो जाता था कि हम पॉपुलर हैं तो अब वो आर्मी को हम अपने अंडर में लें। जब वो ये कोशिश करते हैं तो उनको हटाया जाता है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर सकी, और पाकिस्तान की हिस्ट्री के सारे आर्मी चीफ ने डबल एक्सटेंशनें ली हैं। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। और शुरू से मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने पब्लिक को ऐसा उलझा के रखा कि पब्लिक भी आवाज़ नहीं उठाती। तो पाकिस्तान टोटल तबाही की तरफ जा रहा है, और इसके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं डिसमेंबर होने के। बस ये है कि कुछ सर्टेन इंटरनेशनल पावर्स हैं जो इसको बचा रही हैं। जिस मकसद के लिए इसको बनाया था वो मकसद यही था कि उनके पर्पस इसको ये सर्व करती रहेगी आर्मी। आप बताएं ना, दुनिया में कौन सा ऐसा डेमोक्रेटिक मुल्क है जिसका आर्मी चीफ अमेरिका में एक हफ्ता बैठ के डील कर रहा है? तो ये पाकिस्तान में ही होता है। आई कॉल इट बनाना रिपब्लिक। जब बाजवा थे आर्मी चीफ तो भी सऊदी अरब यूएई जाया करते थे पैसा लेने के लिए कि मुल्क को पैसे की दरकार है, आप मदद कर दीजिए। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, जाता आर्मी चीफ है। डील पीएम को करना चाहिए, करता आर्मी चीफ है। ये हैसियत वह आर्मी चीफ की क्यों है? जब बाजवा आर्मी चीफ था और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना तो इमरान खान अमेरिका गया, 10 दिन रहा ट्रंप के ज़माने में। इमरान खान के जाने से एक हफ्ते पहले बाजवा पहुंच गया और सारी डील कर ली। आप देखते हैं कि एक बड़ी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो कहीं एग्रीमेंट साइन करता है तो उसकी जेब में एक स्टैंप होती है। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आर्मी की चीफ की जेब में स्टैंप है, सारी डील वो करता है। लेकिन चूंकि लीगली प्राइम मिनिस्टर को साइन करना होता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर आता है। यही हाल पाकिस्तान का है। अब आपने कहा क्यों, तो अमेरिका बहादुर है ना, उसके लिए आसान होता है एक आदमी से डील करना, पार्लियामेंट से पास होना चीज़ें। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर ऑल आपके सामने हर तरह से सरेंडर नहीं कर सकता। आर्मी चीफ तो पाकिस्तान का जो है वो अमेरिका का गुलाम है। तो इनके लिए आसान होता है, आर्मी चीफ से सारी डील करवाते हैं, और यही पाकिस्तान में होता रहता है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और आर्मी के जितने अफसरान हैं पाकिस्तान को लूटते रहें, खुली छूट है, उनको कोई नहीं रोकता है, सब बहुत मालदार हैं। देखें, मैं आपको पता है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज 29 साल से देख रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस जाता हूँ, तो आपको ग्लोबल अफेयर्स का भी इल्म होता है। मैं बैठ के सोचता हूँ कि इंडियन आर्मी के इतने सारे ऑफिसर हैं, पाकिस्तान की आर्मी से तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल आर्मी है। कितने ऑफिसर्स के बच्चे यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं,
लेकिन पाकिस्तान के तो आर्मी के सारे ऑफिसर्स के बच्चे, इवन ब्रिगेडियर लेवल के जो बच्चे हैं उनके 3-3 बच्चे यूरोप अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं। मैं लंदन में रहता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे 25-30-40 हज़ार पाउंड में साल का खर्चा होता है एक बच्चा, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी फीस, ये वो कहाँ से करते हैं जिसकी 20 लाख रुपये तनख्वाह है। एक आर्मी ऑफिसर जनरल आसिम सलीम बाजवा जब रिटायर होता है तो उसकी अमेरिका में 1500 से ज़्यादा पापा जॉन्स के आउटलेट्स होते हैं, $1.5 बिलियन की इसकी प्रॉपर्टी होती है। कहाँ से आता है? ये आर्मी चीफ होते हैं ना जो पाकिस्तान में जब तक सर्विस में होते हैं ना, वो हम जैसे लोगों को जो सच बता रहे होते हैं उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन जिस दिन रिटायर होते हैं उससे पहले फैमिली बार सेट की हुई होती है। आप देख लें कि भारत के कितने आर्मी चीफ हैं जो बाहर रहते हैं या किसी भी मुल्क के, क्योंकि आर्मी चीफ इतनी सेंसिटिव पोस्ट होती है। लेकिन पाकिस्तान के अशफाक कियानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इसके बाद राहिल शरीफ बने सऊदी अरब में रहते हैं, इसके बाद बाजवा बने वो लंदन में आ गए, अब ये आसिम मुनीर हैं। तो आज ही अभी मुझे रास्ते में, मैं आपके स्टूडियो आ रहा था तो किसी ने एक ट्वीट भेजी है कि आसिम मुनीर ने आज अमेरिका की टॉप की प्रॉपर्टी डीलर से एक प्राइवेट मीटिंग की है। अच्छा, क्या करने के लिए की है? प्रॉपर्टियाँ खरीदेगा, क्योंकि उसने भी रिटायर होकर बाहर ही भागना है। तो कनाडा में इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की कोई कॉलोनी नहीं है, रेसिडेंशियल कॉलोनी। बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स की नहीं है, पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स की पूरी कॉलोनी है वहाँ अच्छा। पे। बिल्कुल बाकायदा एक, मेरे पास उसका पूरा ग्रुप फ़ोटो मौजूद है। और उसका चीफ जो है ना उस कमेटी का, वो जहांगीर करामत है, फॉर्मर आर्मी चीफ, वो भी आर्मी चीफ था। तो पाकिस्तान की आर्मी लूटमार करती है। आपने पहला सवाल किया था कि पाकिस्तान क्यों इस सिचुएशन पे पहुंचा, तो होता यह है कि एक आर्मी चीफ ज़ाहिर पाकिस्तान के सारे फैसले करता है। तो जब वो फैसले कर रहा होता है ना, तो वो सिर्फ अपने टेन्योर तक का देख रहा होता है कि यहाँ तक का मामला सेट हो जाए, इसके बाद भाड़ में गया पाकिस्तान, हमारा मसला नहीं है। तो ये पाकिस्तान के बर्बाद होने की वजह आर्मी है, और आर्मी लुटेरी है। रोज़ का एवरेज खाली पेट्रोल 1.5 अरब रुपए का बलूचिस्तान के ज़रिए, ईरान से बलूचिस्तान के ज़रिए स्मगल हो रहा है। अच्छा, कौन स्मगल कर रहा है? कोर कमांडर बलूचिस्तान, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान में आपको पता है हर 25 किलोमीटर पे तो चेक पोस्ट है। कोई एक टैंकर तो नहीं आ रहा। 1.5 अरब रुपए का पेट्रोल रोज़ का वहाँ से स्मगल होके आ रहा है। बिजनेस सारे ये कर रहे हैं, जो शादी हॉल ये चला रहे हैं, पेट्रोल का काम ये कर रहे हैं। कराची में पानी नलकों में नहीं आता, कराची में पानी टैंकर से आता है, और वो टैंकर सर्विस रेंजर्स चलाती है, जिसका चीफ हाजिर सर्विस आर्मी जनरल होता है। तो लूटमार में लगे हुए हैं, और लूटमार में फिर इनके पार्टनर्स हैं, क्योंकि शेयर करते हैं पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, मीडिया को भी खूब वहाँ पे पूरे सिस्टम को खिला पिला करके एग्जैक्टली मन माफिक रखो, ऐसा ही है, और देश को लूटते रहो। देश को लूटते रहो। और जब भी तो ये हाल है, क्यों भारत का ये हाल क्यों नहीं? यही तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। अभी वहाँ एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, चुनाव होंगे। इमरान खान की एक वर्चुअल रैली थी, जिस रैली को लेकर के बहुत बेचैनी थी वहाँ। सर्वर डाउन कर दिया गया, सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया। चुनाव होंगे तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, पहला सवाल तो आपने कहा चुनाव होंगे, चुनाव तो चांस मुश्किल है, इसलिए कि पाकिस्तान की आर्मी की कोशिश है कि 2 साल के लिए इस केयर टेकर सेटअप को चलाया जाए। और जो अमेरिका गए हैं ना, वो पहला एजेंडा है इजाज़त लेना कि हमें 2 साल की केयर टेकर गवर्नमेंट, लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही। जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि अमेरिका ने कहा कि हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो डेमोक्रेसी है। दुनिया को हम डेमोक्रेसी का प्रचार करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो डेमोक्रेसी तो लानी होगी। आर्मी चीफ ने कहा जिस इमरान खान को आपके कहने पे हटाया है वही जीत रहा है। आप जितने पोल देखें तो 80 to 90% इसकी पॉपुलरिटी। अच्छा, इमरान खान की पॉपुलरिटी है? बिल्कुल। यानी पाकिस्तान में आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो इमरान खान जीत सकते हैं? सिंपल मेजोरिटी से जीतेगा। अच्छा, 2/3 मेजोरिटी से जीत जाएगा। हालांकि मैं इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ, लेकिन है इस वक्त तो उसकी पॉपुलरिटी। इसके मुखालिफ कह रहे हैं, आप मीडिया में देखें कि जो इसको नहीं पसंद करते वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान को इस वक्त नहीं हराया जा सकता। देखें, KPK में इमरान खान का पूरा जोर है। पंजाब पाकिस्तान का 58% है। पंजाब में इस वक्त
आज बिलावल जरदारी का एक जलसा था, उसमें इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे बिलावल के जलसे में। तो इमरान खान जीत जाएगा, लेकिन इलेक्शन कैसे होंगे? सिक्योरिटी की सिचुएशन आपने देखी है, किस तरह आर्मी के ऑफिसर्स पे धमाके हो रहे हैं, तो इलेक्शन की रैली कैसे होगी? राणा साहब, आपके भारत में 5 स्टेट के इलेक्शन हुए, पिछले 4-5 महीने से कैंपेन चल रही थी, सब कुछ था। वहाँ 6 हफ्ते बाद इलेक्शन है, 8 फरवरी को। कहाँ है कैंपेन? किसी ने अभी तक अपने कैंडिडेट की लिस्ट तक फाइनल नहीं की, इंटरव्यूज तक नहीं किए। तो ग्राउंड रियलिटी बता रही है कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन किस तरह कराएगी आर्मी, ये अब आर्मी के ऊपर इस है। बात में कितनी सच्चाई है कि आर्मी जिसको चाहती है प्रधानमंत्री वही बनता है, यानी कि वो सेलेक्ट करती है? ऐसा ही है। देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, 1970। वो ऐसा तजर्बा था कि मुजीबुर रहमान 320 में से 162 सीटें मेजोरिटी ले गया, कि इसके बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि भाई आइंदा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे मतलब की गवर्नमेंट ही नहीं आएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हर आदमी को पता था कि 2013 के इलेक्शन जब हो रहे थे कि नवाज शरीफ अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। 2018 के इलेक्शन से पहले सबको पता था कि इमरान खान अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। आज हर आदमी, पूरा मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि नवाज शरीफ का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन अब उसको लाएं कैसे? इमरान खान को एक ही हल है कि इमरान खान की पार्टी को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, बैन किया जाए, डिस्क्वालीफाई। इमरान खान तो डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन फिर भी इमरान खान की पार्टी जीत जाएगी। तो किस तरह? एक ही रास्ता है कि इमरान खान की पार्टी को टेररिस्ट डिक्लेयर करके डिस्क्वालीफाई कर दें पूरी पार्टी को। यानी लड़ाई इलेक्शन और सिलेक्शन की है। हाँ, इलेक्शन में ऐसा इमरान खान जीत जाएंगे और सिलेक्शन पहले से तय हो चुका है कि नवाज शरीफ। ऐसा ही है। आप वहाँ मेयर थे, किस इलाके में थे, कितने दिनों के लिए थे, कितने साल के लिए थे? मैं 1994 से यूनाइटेड नेशन जाता था कि पाकिस्तान के कराची शहर में और सिंध के शहरी इलाकों में आर्मी ने मुहाजिरों के ऊपर ऑपरेशन शुरू किया था। तो मुहाजिरों के लीडर लंदन में रहते थे, मैं बेल्जियम में रहता था, तो उनको पता चला कि ये एक मुहाजिर है और फ्रेंच नेशनल है, इंग्लिश फ्रेंच बोल लेता है। तो मुझे उन्होंने बुलाया लंदन और उन्होंने कहा तुम पार्टी ज्वाइन करो और कैंपेन करो इंटरनेशनल लेवल पे कि हम पे जुल्म हो रहा है। एमक्यूएम था जी, एमक्यूएम का। तो मैंने ज्वाइन की 94 से। मैंने यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन पार्लियामेंट, अमेरिका में कैपिटल हिल पे कैंपेनिंग करनी शुरू की, लॉबिंग की कि पाकिस्तान आर्मी हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रही है। तो ये सिलसिला चलता रहा। जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई ना, तो मुशर्रफ को एमक्यूएम की ज़रूरत पड़ी। तो एमक्यूएम ने 2002 के इलेक्शन में मुशर्रफ के साथ पार्टनरशिप की। और 2005 में जब लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो रहे थे, तो अल्ताफ़ भाई ने लंदन में मीटिंग रखी थी, उसमें हम सब बैठे थे। तो बोले इधर से कोई जाना चाहता है तो मेयर के लिए, मुख्तलिफ टाउन्स कहते हैं। तो मैंने ऐसे ही पता नहीं क्यों हाथ उठा दिया। जब हाथ उठाया तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? कराची में। मैंने कहा जमशेद टाउन में। इसको ठीक है, जमशेद टाउन के लिए इलेक्शन के लिए भेज दो। मैं गया कराची 2005 में और जमशेद टाउन का पहले डिप्यूटी मेयर बना और फिर मेयर जो था ना, वो सेनेट में पार्टी ने भेज दिया। तो उसकी जगह फिर मुझे मेयर का इलेक्शन लड़ाया गया और मैं मेयर इलेक्ट हुआ। 4 साल का टेन्योर था, लेकिन सिचुएशन ये थी कि वो एक ऐसी आदत पड़ी थी कि जहाँ भी महफिल में बैठो, कोई पूछे तो मैं आर्मी के बारे में बात करना शुरू कर देता था। तो मुझे फिर अल्ताफ़ भाई का फ़ोन आया। अल्ताफ़ भाई का तो नहीं, हमारे कोऑर्डिनेटर थे, चीफ कोऑर्डिनेटर इमरान फारूक भाई। उनका फ़ोन आया कि आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं तो हमें बताते, क्यों वापस गए हो मरने के लिए? भाई आप जिनीवा में नहीं, कराची में हो, भूल जाते हो आप हर जगह ये बातें करते हो। तो मूड नहीं है तो वापस आ जाओ। अच्छा, घर से प्रेशर बहुत होता था। घर से निकलो तो माँ नमाज़ पढ़नी शुरू कर देती थी कि ये पता नहीं जिंदा आएगा कि नहीं। घर में आओ तो बीवी शुरू हो जाती थी कि क्या लेने आए हैं इधर, छोटे बच्चे हैं। तो मैं 2 साल के बाद रिज़ाइन करके वापस आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में या और दूसरा ये है कि करप्शन, इतनी करप्शन कि बता नहीं सकता, और हमसे ये चीज़ हो नहीं रही थी। तो फिर हमने रिज़ाइन किया और बीवी बच्चों को लेकर वापस आ गए। नेशनलिटी फ्रांस की थी, तो हम वापस आ गए बेल्जियम, क्योंकि मैं ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हिस्सा बेल्जियम में रहा हूँ। 20 साल बेल्जियम में रहा हूँ। आपने शुरू में मेरा कहा कि मैंने पाकिस्तान में ज़्यादा अरसा गुजारा, तो पाकिस्तान में मैं अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 14 साल रहा हूँ। 14 साल रहे आप? हाँ,
बाकी 60 साल की उम्र में परदेश में रहा, क्योंकि बचपन भी सऊदी अरब में गुजरा, फादर वहाँ काम करते थे। तो और 84 से तो मैं कंटिन्यूस बाहर हूँ, सिर्फ 2 साल मेयर के पीरियड के तो लिए आपने किया कहा कि आप मुहाजिर हैं, यानी कि वैसे लोग जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए। आपका हिंदुस्तान में कहाँ है इलाका? था। देखिए, हमारा पुरखों का गांव गुजरात है, और गुजरात में हमारा गांव आजक है, जिससे हमारा नाम आजा किया। अच्छा। और मेरे फादर को अपने गांव से इतना प्यार था कि उन्होंने अपना फैमिली नेम आजा किया रखा। मदर भी बांटवा में पैदा हुई, गुजरात में। मैं अपनी हज़ारों साल की जनरेशन्स में पहला बदकिस्मत इंसान हूँ जो भारत में पैदा नहीं हुआ। और मैं पिछले साल आया था, जब आपके शो में भी था इधर, तो मैं अपने गांव गया था। और गांव वालों को जब पता चला कि एक आदमी आया है जो पैदा भी नहीं हुआ इधर, लेकिन इसका बाप पैदा हुआ था, तो 250 लोगों का गांव है, उन्होंने मेरा जो इस्तकबाल किया, जो मेरा स्वागत किया और जो मान सम्मान दिया, तो मुझसे वो, मतलब मुझे इस मट्टी की मोहब्बत इसलिए भी है कि मैं, राणा साहब फ्रेंच सिटीज़न, सबसे ज़्यादा बेल्जियम में रहा, आज 12 साल से लंदन में रह रहा हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुआ। तो मैं सोचने लगा मैं कहाँ का हूँ, कौन हूँ। जब खोजने लगा तो पता चला मेरे अंदर तो हिंदुस्तानी डीएनए, क्योंकि मेरे पुरखों का सारा हिसाब किताब इधर ही है। फिर जब मैं अपने गांव गया तो मुझे ऐसा लगा कि माँ की गोद में आ गया। तो मैं अपना देश पाकिस्तान को नहीं मानता। ठीक है, पैदा हो गया, उसमें मेरा किरदार था नहीं पैदाइश में, लेकिन मेरा देश भारत है। लेकिन आप दोनों मुल्कों को जानते हैं। आप हिंदुस्तान भी आते जाते रहते हैं, हिंदुस्तानियों से मिलते जुलते रहते हैं। पाकिस्तान में पैदा हुए, 14 साल रहे भी हैं, वहाँ आप मेयर भी रहे हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए कि हिंदुस्तान के लोग जेन्युइन हैं, ऑथेंटिक हैं, क्योंकि वो हज़ारों साल के एक इनका हिसाब किताब है। इस कल्चर को आप 50,000 साल पीछे भी ले जाएंगे तो मौजूद थी, और ये दुनिया की वाहिद सिविलाइजेशन है जो सरवाइव किया है। बाकी सारी पुरानी सिविलाइजेशंस ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कौम है, क्योंकि हमें पहले दिन जब 4-5 साल की उम्र में मदरसा में भेजा जाता है, तो हमें हिंदुओं से, भारत से नफ़रत सिखाई जाती है। अच्छा। और ये हमारा पुरखों का देश है, हमारे पुरखों का धर्म भी हिंदुइज़्म था, तो हमें क्यों नफ़रत सिखाई जाती है? हम अरब नहीं हैं, पाकिस्तान के मुसलमान अरब नहीं है, पाकिस्तान के मुसलमान इंडियन थे। बाजवा सरनेम इंडियन है, इंडिया के पंजाब का है। 2 नस्लों पहले शायद बाजवा के पुरखों के लोग सिख या हिंदू थे। तो हमें क्यों अपने पुरखों से नफरत सिखाई जाती है, और हमें क्यों अरबाइजेशन की तरफ ले जाते हैं? अब अरब हमें पैसा नहीं दे रहा, कम दे रहा है, तो हम तुर्किश बन गए। जब अर्तुगरुल ड्रामा आया तो हर आदमी घोड़े पे बैठकर तुर्किश बन रहे, हम तुर्किश बनने लगे। जब आप अपनी आइडेंटिटी से भागोगे तो फिर आज आपका जो हाल है वही हाल है। अभी आपने मदरसे का जिक्र किया कि हम जो मदरसे में पढ़ने जाया करते थे तो वहाँ हिंदुस्तान से नफरत सिखाई जाती थी। पाकिस्तान में आज की तारीख में जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग क्या है? क्या मदरसे ही हैं या फिर प्रॉपर स्कूल्स भी हैं? स्कूलों में भी इतना ज़्यादा, मतलब मैनिपुलेशन होता है कि आपको, और ख़ास तौर पे इमरान खान ने जो करिकुलम चेंज किया ना, उसने कहा कि मैं सारे स्कूलों को मदरसे बना दूंगा। उसने नॉर्मल स्कूल्स को भी मदरसे बना दिया है। आपका स्टार्टिंग में 1-1.5 घंटा खाली इस्लाम पे चीज़ें होती हैं। और राणा साहब, बदकिस्मती ये है कि आपको मदरसे में पहला सबक बच्चे को ये सिखाया जाता है, 4-5 साल के बच्चे को, कि तुम शुक्र करो कि तुम मुसलमान पैदा हुए हो, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान पैदा किया है, और तुम सबसे अफजल हो, सिर्फ तुम करेक्ट हो, बाकी सब गलत हैं, और उनको सुधारना तुम्हारा काम है। और दुनिया भर में एक वक्त आएगा कि मुसलमान ही होंगे, जो मुसलमान नहीं होगा उनका सरतन से जुदा। ये 4-5 साल के बच्चे के जहन में आप डाल दो, तो फिर उसामा बिन लादेन इंजीनियर भी बन जाएगा ना, तो उसके जहन में वो मैसेज रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन हमेशा ज़रूरी होती है। आज भारत में बुरहानुद्दीन वानी भी एजुकेटेड था। अभी पिछले महीने 2 महीने पहले एक डॉक्टर था मुसलमान भारत में, ISIS के लिए वो था। तो एजुकेशन फिर आप कितनी भी हाई कर लो, जब फाउंडेशन में नहीं नफ़रत होगी, तो मदरसा एजुकेशन के मैं इसलिए ख़िलाफ़ हूँ। हर मुसलमान को इतना इस्लाम आता है कि वो अपने बच्चों को इस्लाम सिखाए।
मॉडर्न स्कूल। राणा साहब, आज मैं ऋषिकेश में, मुझे एक साहब ने, मेरे फैन फॉलोइंग है, तो एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आप ऋषिकेश आएँ तो मेरा एक प्रोजेक्ट देखें। वो एक आम आदमी है, उसने 20 साल की मेहनत से एक स्कूल बनाया है जिसमें 500 बच्चे फ्री पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के क्या, यहाँ इंडिया के भी प्राइवेट स्कूल का वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। अच्छा। उसमें कोई चीज़ नहीं, कंप्यूटर साइंस, सारे मॉडर्न सब्जेक्ट। आज क्यों दुनिया की 100 बड़ी कंपनी कॉरपोरेट उठा लें तो उसमें 50 के CEO इंडियन है। इंडियंस मिलेंगे आपको। इंडिया में भी सबको अपना धर्म प्यारा है, माँ बाप सिखाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, अपना धर्म, लेकिन स्कूलों में नहीं होता ये सब। तो मेरा कहने का ये है कि एक तो मदरसा होना नहीं चाहिए कहीं भी, जो मज़हब आपने सिखाना है घर पे सिखाओ, और मज़हब आप बेच नहीं सकते। अपनी सर्विसेज जब आप बेचने निकलते हो तो आप इंजीनियर हो तो आप अपनी सर्विसेज एज एन इंजीनियर बेचते हो। मज़हब इतना ज़्यादा सीख के आप क्या करोगे? 14 साल 16 साल मदरसे में रह के। फिर मदरसों में बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत बुरा होता है। एक तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, दूसरा मारते बहुत हैं। ये सब चीज़ें हम आम देखते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मदरसे वगैरह नहीं होने चाहिए। बाकी नॉर्मल स्कूल पाकिस्तान के हैं, उनका करिकुलम भी इतना है कि ब्लास्फेमी, नफ़रत इतनी सिखाई जाती है। तो आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ा दिया जाता है कि वो इस्लाम और इस्लाम के कट्टरपंथ के बाहर नहीं निकलते हैं? नहीं निकल तो पाते। आर्मी को लेकर के जो वहाँ लोगों का नज़रिया है वो है कि ये बड़ा अच्छा काम करती है, ये मुल्क के लिए है। यही बचा रही है पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। तो क्या इसी कारण से है क्या? ऐसा ही है, क्योंकि आपको जब शुरू दिन से ये सिखाया जाएगा कि इस आर्मी की वजह से तुम बचे हुए हो, जबकि हम इस आर्मी की वजह से बर्बाद हुए हैं। देखें राणा साहब, जब पाकिस्तान भारत से बंटवारा होता है तो पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं था, तो आर्मी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी भारत की आर्मी जो ब्रिटिश ने बनाई थी, उसमें से मुस्लिम आर्मी जब अलग करके ले गए, और जो ब्रिटिश और अमेरिकन ने पाकिस्तान का क्रिएशन जिस मकसद के लिए किया था, उनको इस आर्मी की ज़रूरत थी। लेकिन आर्मी की सस्टेनेंस के लिए, आर्मी की मौजूद रखने की कोई ना कोई वजह पैदा करनी थी, तो इसके लिए दुश्मन पैदा करने थे। तो फिर भारत अफ़गानिस्तान, दो दुश्मन क्रिएट किए गए, क्योंकि अफ़गानिस्तान वॉज दी ओनली कंट्री जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। अर्ली 70s तक एक्सेप्ट नहीं किया था। अफ़गानिस्तान का जिक्र आप कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के चलते ही पाकिस्तान के एक बड़े इलाके में मुजाहिदीन खड़ा किए गए, वो तालिबान हुए। आज की तारीख़ में वो अफ़गानिस्तान चले गए। पाकिस्तान के भीतर एक तालिबान वो खड़ा कर गए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान का अपना बोया हुआ है जो पाकिस्तान काट रहा है। पाकिस्तान कितना बड़ा ख़तरा है TTP? देखें आप, जब एक डॉक्टर्स की टीम तैयार करते हैं तो उनका फिर जॉब्स होती हैं। डॉक्टर की जॉब नहीं होगी तो किसी और हॉस्पिटल में करेगा। आप एक टेररिस्ट करते हैं क्रिएट, क्योंकि पाकिस्तान की और कोई प्रोडक्शन नहीं है। भारत दुनिया जहाँ की चीज़ें प्रोड्यूस करता है, इंग्लैंड करता है, फ्रांस, पाकिस्तान के पास प्रोडक्शन कुछ नहीं। वो टेररिस्ट अच्छे बनाता है, वो बड़े बनाता है, टेररिस्ट ग्रुप बनाता है, बाकायदा फ्रेंचाइज सिस्टम है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा, ऐसा ही एक बनाया इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसमें ये लोगों को गलतफहमी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानियों की है। इसमें एक भी अफ़गानी नहीं है, इसमें सारे पाकिस्तानी पश्तून हैं। क्यों बनाई थी आपने? इसलिए कि जब 2001 में अमेरिका ने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर हमला किया, तो उस अफ़गानिस्तान में अमेरिका को काउंटर करने के लिए ये बनाई गई। इनको आइडियोलॉजी क्या दी गई? इस्लाम, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम, कि शरिया लानी है। अफ़गान तालिबान लेके आ गए शरिया अफ़गानिस्तान में, अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रही है शरिया लाओ पाकिस्तान में। इख्तलाफ हो गया। दूसरा ये है कि इनकी टेररिज्म की मार्केट है ना, वो बंद हो गई है। क्यों? अफ़गानिस्तान में तालिबान ने स्ट्रिक्ट काम कर दिया है, अब वहाँ पे ये कुछ कर नहीं पा रहे। भारत में पिछले 8-10 साल से आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतना सख्त काम किया है कि कश्मीर का टेररिज्म बंद हो गया है। इन्फिल्ट्रेशन होती है, उधर ही रोक के मार दिया जाता है। टेररिस्ट कहाँ लेके जाएंगे? इतनी बड़ी फौज तैयार की है पाकिस्तान ने जो टेररिस्टों की, अब वो इंटरनली जैसे TTP हमले कर रहा है, ऐसे ये फ्रेंचाइज सिस्टम में वो जॉबलेस हो रहे हैं। और टेररिस्ट ज़रा महंगा लाइफ गुजारता है, उसका कहाँ से पूरा करें? तो पाकिस्तान में जो काफ़ी अरसे से कुछ टेररिस्ट मारे जा रहे हैं ना, जो खबरें आती हैं,
वो भी आईएसआई मार रही है कि अब जो बेकार सा टेररिस्ट है, जो बोझ बना हुआ है, इसको फारिग करो तो मार देती है, वरना भारत ने कभी ये काम किए नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के भीतर जितने भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं वो आईएसआई ही मार रही है। और कौन मारेगा? चलो एक दो मर जाएं, इसके बाद तो आईएसआई सख्ती करेगी। इसके अलावा किसको पता है कि कौन सा टेररिस्ट कहाँ रह रहा है? घरों में घुस के मारा जा रहा है। हाफिज सईद जैसे उसके बेटे और उसके राइट हैंड तक को मारा जा रहा है। इसी तरह जैश मोहम्मद के कितने टॉप के टेररिस्ट, परवेज मीर और कितनों को मारा गया। कैसे पता चलता है? इतना पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल इतना सख्त है, तो इस वक्त इनके अपने टेररिस्ट इनके खिलाफ चल पड़े हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके गले पड़ गई है। जो दावा करते थे कि हम आलम इस्लाम की फ़ौज हैं और पाकिस्तान को बचा के रखा हुआ है, वो अपनी फ़ौजियों को नहीं बचा पा रहे। अभी पिछले हफ्ते डेरा इस्माइल खान में 25 फौजी मारे गए। अभी 3 दिन पहले बाजोड़ में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। तो जो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं बचा पा रहे, वो पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे? एक बात अभी आपने कही कि पाकिस्तान के भीतर आतंकवादियों ने ही पाकिस्तान सरकार के नाको दम कर दिया है। उसका एक कारण यह भी कि हिंदुस्तान ने अपने इन्फिल्ट्रेशन बंद कर दिया। पूरे 10 साल के भीतर भारत के भीतर कोई भी आतंकवादी वारदात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में जब भी हुई है तो फिर वो मारे गए हैं, घेर करके मारे गए हैं। मोदी सरकार को हिंदुस्तान के भीतर आप किस तरह से देखते हैं? देखें, मुझ पे मेरे दोस्त और दुश्मन इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं मोदी भक्त हूँ। मैं इंटरनेशनल अफेयर्स का स्टूडेंट हूँ। दुनिया में ऐसा कोई लीडर मुझे नज़र नहीं आता। वरना ये तो नहीं है कि मुझे मोदी जी से कोई फ़ायदा है या ना मैं वो इंडियन हूँ कि वोट डाल सकूँ या कुछ। लेकिन मुझे इस देश से मोहब्बत है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि जो इस देश के लिए मोदी जी ने किया, या मोदी जी अकेले नहीं होता कोई भी, ठीक है, टीम है। जयशंकर जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, अजित डोवल साहब हैं। एक अच्छी टीम है जो मिल के भारत को चला रही है और भारत का परिवर्तन हुआ है। आप ये देखें कि 2014 से आज की आप किसी भी फील्ड में कंपैरिजन देख लें। जैसे एक मिसाल है कि 2014 में मेरा ख्याल है 69 एयरपोर्ट्स थे भारत में, आज 140 से 74 थे। ठीक है। आप रोड नेटवर्क को देख लें, डबल से ज़्यादा हो गया है 10 साल में। आपका इकोनॉमी को देख लें, शायद इस वक्त $650 बिलियन का रिज़र्व है। भारत का गोल्ड रिज़र्व डबल हो रहा है। इसके अलावा आपका रेलवे सिस्टम देखें, कितने शहरों में मेट्रो लग गई। आपका हर चीज़, मेरी स्टडी, हिंदुस्तान की खबर रखते हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा इंटरेस्ट है ये। 2014 से पहले भारत में फौजियों के लिए हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट बाहर से आती थी। आज आप एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भी बना के डोमेस्टिकली खड़ा कर देते हैं आप। तो मुझे फिर क्यों ये लीडर पसंद आए जो अपनी पब्लिक को, आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर लास्ट ईयर भारत आता है तो कहता है मैं हैरान हूँ डिजिटलाइजेशन देख के। तो वो तो मैं भी हैरान हूँ कि हम रास्ते में हाईवे के पास चाय पी रहे थे, मोबाइल निकाला, ठक पेमेंट कर दी। ये तो यूरोप में भी नहीं होता भाई। तो यहाँ पे तो 10 रुपये की पेमेंट भी डिजिटलाइजेशन। इससे ज़्यादा क्या इनकलाब आएगा, क्या रिवॉल्यूशन होगा जो इस सरकार ने यहाँ पे। अगर इसी आईने में, हिंदुस्तान के आईने में पाकिस्तान को देखते हैं तो उधर क्या दिखता है आपको? मैं तो फिर मुझे कहते हैं कि मैं गद्दार हूँ। इवन पाकिस्तान में आम रहने वाले लोग आज अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें भी एक मोदी जैसा लीडर दो। ये फ़र्क है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अब आवाम को एहसास होता जा रहा है कि हमारी आर्मी लुटेरी है, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि करें क्या, क्योंकि इतने डिविजन्स रखे हैं आवाम में। एक तो पॉलिटिकल डिविजन्स है, एथनिक, बलोच अलग लड़ रहा है अपनी जंग, पख्तून अलग लड़ रहा है, सिंधी अलग लड़ रहा है, पंजाबी अलग है, और सेक्टेरियन, रिलीजन में भी सेक्टेरियन है, कोई शिया है कोई सुन्नी है। तो कहीं ना कहीं मामलात क्लैश कर जाते हैं। तो इसलिए यूनिटी नहीं होगी, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में तब्दीली इसलिए नहीं आ सकती कि आर्मी मज़े से इसलिए रूल कर रही है कि उसने इतना डिवाइडेड, और फिर अनएजुकेशन। भारत में एजुकेशन भी ज़्यादा है। फिर डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे हालात में है। राणा साहब, पाकिस्तान को 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक एक साल में $25 बिलियन लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट में भरने थे। आज की तारीख तक 5.2 बिलियन भरे, $19.8 बिलियन
6 महीने में भरने, 6 महीने में 5.2 बिलियन, 19.8 बिलियन भरने हैं और आपके फेडरल रिजर्व हैं $7 बिलियन। कहाँ से भरोगे? कहीं से कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। आसिम मुनीर ने अमेरिका में जाके यही रिक्वेस्ट की है, क्योंकि सऊदी अरब बिल्कुल नहीं, G20 से पहले से पाकिस्तान ऐलान कर रहा है कि सऊदी अरब $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कहाँ है भाई? सऊदी अरब ने अभी पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस कंपनी में $200 मिलियन के शेयर खरीदे हैं। 25 बिलियन कहाँ और 200 मिलियन कहाँ? इमारात गए, पाँव पकड़ लिए कि या शेख हमारी मदद कर। उसने कहा अच्छा भाई बहुत हो गया, 1 बिलियन दे सकता हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं। सऊदी अरब को बोला कि आपने दिसंबर 2023 तक का पेट्रोल उधार पे वादा किया था, अब जनवरी आ रहा है, अब क्या करें, 1 साल का और फ्री वो उधार पे पेट्रोल दे दें। सऊदी अरब ने अभी तक उसमें, पाकिस्तान की ज़रूरत है 20-30 बिलियन डॉलर की, वो एक ही कंट्री पूरी कर सकते हैं। चाइना से मांगा, चाइना ने कहा नहीं भाई हम तो, हमारे अपना इकोनॉमी बबल इतना फट गया है कि हम नहीं दे सकते। और चाइना ने लास्ट वीक ये भी कहा है कि हम आइंदा जो डील करेंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ करेंगे, यानी इस केयरटेकर गवर्नमेंट के साथ नहीं करेंगे। अब आसिम मुनीर अमेरिका गए हैं कि मालिक बचा ले हमें। एक ही चारा दिख रहा है, एक ही दरवाज़ा दिख रहा है। अमेरिका ने शर्तें, सुना है, देखें मैं तो उस मीटिंग में नहीं बैठा था, लेकिन जो सोर्सेज बताते हैं कि अमेरिका ने शर्तें रखी हैं। एक तो ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करो, और दूसरा ये है कि अपना कश्मीर का मसला सॉल्व करो। ये हमने सुना है, अब कितनी इसमें सजा, कश्मीर का मसला आप ख़त्म करो, क्योंकि अमेरिका इस वक्त इतने सारे मामलात में, देखें राणा साहब, यूक्रेन वॉर ने यूरोप को तो ख़त्म कर दिया, यूरोप की इकोनॉमी तबाह है, आम आदमी फ्रस्ट्रेट है। फिर यूरोप में जो ये गज़ा वार ने डेमोग्राफिक चीज़ बता दी कि रोज़ इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तब मामलात ख़राब हो रहे हैं, इस्लामिक माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन सारी चीज़ों से यूरोप परेशान है। यूक्रेन रशिया वार में अमेरिका के $10 of billions लग गए। अब गज़ा आया, इजराइल को अमेरिका अब तक $30 बिलियन इस जंग में हथियार और पैसों में दे चुका है। अमेरिका के अपनी इकोनॉमी के हालात भी ख़राब हैं, $31 ट्रिलियन का कर्जा है उनके ऊपर। ऐसे में अमेरिका अब इधर कोई मामला अफोर्ड नहीं कर सकता। दुश्मन यहाँ चाइना भी पाला हुआ है अपने अमेरिका ने। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ भी, आपको पता है इन अमेरिकन इकोसिस्टम जो है लेफ्ट इंक्लाइंड, वो इंडिया के खिलाफ भी साजिशें कर रहा है। आज कल की रिपोर्ट है USCIRF की कि अमेरिकन गवर्नमेंट को उन्होंने रेकमेंड किया है कि भारत की माइनॉरिटी बहुत तकलीफ़ में है और उनको कंट्री ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया जाए। पाकिस्तान में माइनॉरिटी तकलीफ में नहीं है, ख़त्म हो रही है, खत्म हो गई, जेनोसाइड हो रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। चाइना में माइनॉरिटी कंसंट्रेशन कैंप में रह रहा है, लेकिन भारत की ये साजिशें हैं। जैसे नजर वाला वाक़या हुआ, पनून वाला वाक़या हुआ। पनून कौन है किसको नहीं पता, सबको पता है कि CIA का एजेंट है। ये साजिशें कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब वो, और साजिशों का मकसद क्या था कि भारत से सर्टन चीज़ों पे डील हो जाए। लेकिन भारत, जयशंकर जी ने साफ अल्फाज में कह दिया कि हम एक सॉवरन स्टेट हैं और अपनी पब्लिक के इंटरेस्ट का फैसला करते हैं, किसी के उस पर नहीं करते। इन सारे मामलात में अब कश्मीर का मसला भारत को एक कैरेट के तौर पे, कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि कश्मीर के मसले का एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि कश्मीर लीगली भारत का हिस्सा है। एक लीगल कस्टोडियन ऑफ कश्मीर महाराजा, भारत की मौजूदा सरकार भी कहती है कि POK हमारा है, हम लेकर के रहेंगे। लेके वो 24 सीटें रखी हैं, क्यों रखी हैं, मजाक थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ पक रहा है। तो आसिम मुनीर जो गए हैं, कश्मीर बचाओ, इकोनॉमी बचाओ और अफ़गानिस्तान से जान छुड़ाओ। पाकिस्तान आर्मी भारत तो छोड़े, अफ़गानिस्तान से जंग लड़ने जैसी नहीं रही, वरना क्यों तरले मिनते कर रहे हो कि हमारे टेररिस्ट दो, तालिबान हैं, जाके मारो, इतना सा अफगानिस्तान है, नहीं लड़ सकते क्योंकि आपको अंदर जंग लग चुका है। भाई आप इतना कुछ बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आपको कभी डर नहीं लगता है? राणा साहब मैं खिलाफ कहाँ बोलता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। या तो मुझे कोई जुटला दे तो मैं बताऊँगा कि हाँ ठीक है, सॉरी गलती हो गई, मैंने गलत कहा। जुटला दे, मैं तो फैक्ट सामने रख रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ मैंने गलत की नहीं। बाकी डर का जहाँ तक सवाल है, तो अब 60 साल की उम्र में भी क्या डरना। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो 60 साल के भी उम्र की प्रिविलेज रखते हैं। बच्चे बड़े हो गए
तकरीबन अपने रास्तों पे चल पड़े हैं। अब मकसद ज़िंदगी में कुछ है नहीं, अब डर के क्या करना है। 94 में जब पहली बार गया था ना यूनाइटेड नेशंस और तकरीर की ना यूएन के मेन काउंसिल हॉल में, तो बाहर निकल रहा था ना जब मेन काउंसिल हॉल से, तो पाकिस्तान के डेलीगेशन में उस वक्त पाकिस्तान से आया था सेनेटर ताज हैदर। उसने मुझे कंधे पे, वो कराची का था, कंधे पे हाथ रखा, मियाँ इतना क्यों नफरत है। मैंने कहा हमारे बंदे मारे जा रहे हैं कराची में, आप भी कराची के हो, कराची में लाशें गिर रही हैं, आपका अपना कोई मसला है, 5-10 हज़ार डॉलर का मसला है तो मुझे बताएं, मैं सॉल्व करा देता हूँ। तब से धमकियाँ भी आ रही हैं, ऑफरें भी आ रही हैं। जब तब नहीं डरे तो आप क्या डरना। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। तो आसिफ साहब इसी उसूल के इंसान हैं और ये पूरा का पूरा शेर जो है इन पर बिल्कुल फिट बैठता है। आप धन्यवाद आए, सर। आपने हमें समय दिया, खुल करके आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और आपके इंडिया न्यूज़ नेटवर्क एक्स न्यूज़ में जब आता हूँ तो ऐसा लगता है अपनी फैमिली में आया हूँ। बहुत मुझे शुक्रिया। लंदन से भी आपने काफ़ी बार मौका दिया बात करने का और अच्छा लगता है। आप बात करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। थैंक यू सर।